Hello everyone, welcome to the channel of Taxophile. This is Vaibhav Bansal. Today we are recording our next topic, unilateral relief. Last lecture में हमने देखा था कि there are two types of reliefs. First is bilateral relief and second one is unilateral relief. Bilateral relief जितनी भी होती हैं वो सारी DTAA कैटर करता है, उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी बाय आर्टिकल्स ऑफ DTAA वो bilateral relief दिए जाते हैं. बट इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन नंबर 91 है जो रिलीफ की बात करता है. वो रिलीफ है यूनिलैटरल रिलीफ. यूनिलैटरल रिलीफ क्या होती है? सबसे पहली चीज, यूनिलैटरल रिलीफ वो है जहां पर दो कंट्रीज के बीच में अगर DTAA एंटर नहीं है. अगर दो कंट्रीज है, मान लीजिए कंट्री ए एंड कंट्री बी, कंट्री ए का DTAA एंटर नहीं है विद कंट्री बी, बट वहां भी तो डबल टैक्सेशन आ सकते हैं जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि वहां भी हम डबल टैक्सेशन हो सकते हैं नॉर्मली. बट वहां पर रिलीफ कैसे देंगे? जिसके साथ DTAA है उनके साथ तो हम DTAA के अकॉर्डिंगली रिलीफ दे देंगे, पर जिनके साथ रिलीफ नहीं है वहां भी डबल टैक्सेशन हो रहे हैं तो उन्हें कैसे हम रिलीफ देंगे? तो सेक्शन नंबर 91 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको बताएगा कि अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में DTAA नहीं है जिसमें से कि एक कंट्री इंडिया है, तो आप उसके रिगार्डिंग रिलीफ कैसे ले पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. In the earlier unit, we have discussed about two types of relief. Bilateral relief is dealt with the DTAAs, which shall be explained in the later part of the book. In this chapter, we'll discuss only the unilateral relief. जो bilateral relief होंगे हम इस कोर्स के थ्रू आने वाले सेशंस में हम आर्टिकल वाइज आर्टिकल DTAAs को समझेंगे. तो जितने bilateral reliefs होंगे वो आपको धीरे धीरे आर्टिकल वाइज आर्टिकल समझ आ जाएगा. अभी इस टॉपिक में हमारा इस वीडियो में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा यूनिलैटरल रिलीफ को समझना. इन दिस पार्ट वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिलैटरल रिलीफ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 91 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वेयर एन असेसी हैज पेड टैक्सेस इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरीज. स्पेसिफाइड टेरिटरीज कौन सी होती हैं वो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था. नोटिफिकेशन ऑफ 8 अप्रैल 2010 जिसमें 9 कंट्रीज को स्पेसिफाई किया था इंडियन गवर्नमेंट ने. वो सारी स्पेसिफाइड कंट्रीज with which no DTAA exists, जिसके साथ DTAA exist ही नहीं करता. Relief in respect of such taxes shall be allowed in accordance with the provisions of this section. उस जहां पर भी DTAA exist नहीं करता उनको रिलीफ जो भी है वो सेक्शन 91 के अकॉर्डिंगली मिलेगी. दिस इज अ यूनिलैटरल रिलीफ. इसी रिलीफ को हम क्या कहते हैं? यूनिलैटरल रिलीफ कहते हैं. अब ये रिलीफ कैसे कंप्यूट की जाती है? वो कंप्यूट की जाती है बेसिस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस. लेट अस अंडरस्टैंड. लास्ट सेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. वन इज रेसिडेंट एंड सेकंड वन इज नॉन रेसिडेंट. अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है इंडिया का, इधर मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है इंडिया का तो उसको किस तरीके से रिलीफ देंगे, क्या रिलीफ के कैलकुलेशंस होंगी. और दूसरा, अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है इंडिया का, इंडिया के जो कंडीशंस है सेक्शन 6 की वो क्वालिफाई नहीं करता तो वो नॉन रेसिडेंट बनेगा. अगर वो नॉन रेसिडेंट है इंडिया का तो उसको किस तरीके से रिलीफ मिलेंगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें सेक्शन नंबर 91 में ही रिलीफ बताया गया है. सेक्शन 91 आपको कैलकुलेशन का भी मेथड देता है, आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी हम देखेंगे. और सेकेंडली इसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है. सेक्शन नंबर 91 एक स्पेसिफिक प्रोविजन देता है फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, वो है सेक्शन 91 सबसेक्शन 2 में. वो क्या प्रोविजन है, वो किस चीज से डील करेगा, वो हम उसमें भी देखेंगे. एंड लास्टली हम इस सेशन में ये भी देखेंगे कि कैसे कंप्यूट होती है. एक एग्जांपल के थ्रू हम ये भी देखेंगे ये रिलीफ जो यूनिलैटरल रिलीफ है वो किस तरीके से कंप्यूट की जाएगी.
ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव इस सेशन का क्या होगा? सबसे पहले यूनिलैटरल रिलीफ को समझना, रेसिडेंट को कैसे मिलती है, नॉन रेसिडेंट को कैसे मिलती है, उसके क्या फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, कैसे कॉम्पिटिशन्स होती हैं, एंड एट द लास्ट हम समझेंगे कि सेक्शन 91(2) में स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर पाकिस्तान क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सी, इफ एन assessee इज अ रेसिडेंट, अगर कोई assessee रेसिडेंट है तो कैसे मिलेगा? Where a resident person pays taxes in respect of the income accrued or arisen outside India, यानी कि कोई भी इनकम जो आउटसाइड इंडिया है, कमाई गई है एक रेसिडेंट के थ्रू। अगर मैं एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, अगर मैं बाहर से कोई इनकम अक्रू और अराइज करूंगा, अगर वो वाली इनकम मेरी इंडिया में है तो उस पर मैं DTAA दूंगा ना। जो मैंने, अगर मान लीजिए इंडिया में ही मैंने कोई इनकम कमाई है, उस पर तो मैं DTAA लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक कंट्री स्पेसिफिक चीज हो गई। दो कंट्रीज इन्वॉल्व कहाँ होगी? या तो मैं यहाँ का रेसिडेंट हूँ, वहां से मैंने इनकम कमाई है। सेम सिचुएशन में वेयर अ रेसिडेंट पर्सन पेज टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, अगर एक पर्सन अपनी इनकम पर टैक्स देता है इंडिया जो उसने बाहर से कमाई थी, चाहे कैसी भी कंट्री हो, बट इंपॉर्टेंट क्या है? जिसके साथ DTAA एग्जिस्ट नहीं करता हो। द यूनिलैटरल रिलीफ ऑन सच डबली टैक्स्ड इनकम शैल बी अलाउड अगेंस्ट द इनकम टैक्स पेएबल इन इंडिया। तो जो यूनिलैटरल रिलीफ है वो अलाउ कर दिया जाएगा उस इनकम पर जहां पर दो बार टैक्स लग रहा हो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। इंडियन गवर्नमेंट अपने टैक्सेस पे उसको रिलीफ देगी। कैसे रिलीफ देगी, क्या कंडीशन है एक रेसिडेंट के लिए रिलीफ अवेल करने के लिए, वो अब हम इस पार्ट में देखते हैं। रिलीफ अंडर दिस प्रोविजन शैल बी अलाउड सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहला, हम डिस्कस किसके लिए कर रहे हैं? रेसिडेंट इंडियन के लिए कर रहे हैं, तो हमने कहा द असेसी शुड बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, यूनिलैटरल रिलीफ मिलती किसको है? जिसके साथ DTAA एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी देखिए, टैक्स ऑन सच इनकम हैज बीन पेड in any country with which no DTAA exists, whether by way of deduction or otherwise। डिडक्शन और अदरवाइज का क्या मतलब है? डिडक्शन यानी कि यहाँ पर मैं कहूँगा TDS, जिसका अगर TDS कटा है, और अदरवाइज यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन देखिए। थर्ड कंडीशन कहती है आपकी इनकम जो आ रही है आउटसाइड इंडिया वो अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, यानी कि वो वहीं पर सोर्स होना चाहिए उसका। हम वो वाली चीजें नहीं मानेंगे जो हमने डीम टू अक्रू और अराइज करी हुई है। डीम टू अक्रू और अराइज जो है वो सेक्शन नंबर 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। कौन कौन सी इनकम है ऐसी हैं जो अक्रू और अराइज तो आउटसाइड इंडिया हुई हैं, पर अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया नहीं हुई है, पर हम उसको डीम कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं कि वो अक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है। सिचुएशंस है, कैसे सिचुएशंस होंगी वो हम सेक्शन नंबर 9 में डील करेंगे। पर इस इसमें क्या है? तीन कंडीशंस एक रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, रेसिडेंट एसएससी के लिए टू अवेल द यूनिलैटरल रिलीफ। पहला, ही शुड बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, नो DTAA शुड एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। एंड थर्ड, द इनकम शुड अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। अब उसको डीम्ड अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मान रहे हैं, यानी कि अक्रू और अराइज बाहर ही है, हम उसको ये नहीं मान रहे कि आपकी अक्रू और अराइज इंडिया में ही हुई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 9। ठीक है, नाउ अब समझिए कि दो कंडीशंस हो सकती है। मैं आज रिलीफ देने जा रहा हूं इंडिया और USA की। लेट सपोज टेक एन एग्जांपल, हियर इज अ इंडिया, अगेन USA में टैक्स रेट है 20%, इंडिया में मान लीजिए टैक्स रेट है 30%। इंडिया बेनिफिट देना चाहता है अकॉर्डिंग टू द यूनिलैटरल रिलीफ का जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली रिलीफ देना चाहता है। अब ये दोनों कंट्रीज का क्या रिलीफ देगा वो? इंडिया में एक चीज है, मान लीजिए उसने इनकम कमाई, कुछ भी इनकम है, PGVP से इनकम आ रही है, उसकी बिजनेस इनकम है, उस बिजनेस इनकम पर USA में टैक्स लग रहा है 20%, इंडिया में टैक्स लग रहा है 30%। तो इंडिया किसका रिलीफ देगी? क्या इंडिया अपनी 30% का रिलीफ देगी, या फिर इंडिया उस अमाउंट का रिलीफ देगी जो उसने USA में पे किया है, यानी कि 20%? नॉर्मली इंडिया तो अपने 20% उसका 20% का ही देगी ना। हम 30% का टैक्स लगा रहे हैं, आपने 20% पे कर दिया ना, ठीक है, बाकी बचा हुआ 10% हमारे यहाँ पे कर दो। तो जो रिलीफ हम यूनिलैटरल रिलीफ में क्या है, जो टैक्सेस हम बाहर पे कर चुके हैं उस इनकम पर उसका रिलीफ दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ पर जितना टैक्स लगता था हम उसको एग्जम्प्ट कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। दो तरीके के रिलीफ होते हैं, एक तो एग्जम्पशन देना और एक टैक्स का क्रेडिट देना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टैक्स का क्रेडिट देंगे, जितना भी आपको टैक्स वहां पे कर चुके हो वहां यहाँ उतना टैक्स पे करने की यहाँ जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन क्या दी गई है, उन्होंने बताया अगर देखिए रेट्स दोनों कंट्री में डिफरेंट है,
रेट्स ऑफ टैक्सेस दोनों कंट्री में डिफरेंट है, तो आपको विच एवर इज लोअर वाला टैक्स रेट लेना है, और अगर सेम है तो आप इंडियन टैक्स रेट के ऊपर आप रेट ऑफ रिलीफ दे सकते हैं। जैसे कि इंडिया में 20% होता और यूएसए में भी 20% होता, तो इंडिया वाला रेट दे दो। ऑब्वियसली दोनों सेम ही है, तो जो इस रेट पर है कोई और तो एडिशनल टैक्स तो पेमेंट होगा ही नहीं। आपने 20% वहां पर पे किया यूएसए में और 20% इंडिया में लगता है, तो टोटली रिलीफ दे दी जाएगी, आपके ऊपर से कोई एडिशनल टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। वेयर एज इन द अदर सिचुएशन, अगर दोनों कंट्रीज का टैक्स रेट डिफरेंट है, यूएसए में 20%, इंडिया में 30%, तो आपको 20% का टैक्स रेट का बेनिफिट दे दिया जाएगा, रिलीफ दे दी जाएगी, बाकी का 10% के ऊपर आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। नाउ इसमें जो बात आ रही है, एक तो आ रहा है इंडिया रेट ऑफ टैक्स और दूसरा आ रहा है रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्टिव फॉरेन कंट्री विच एवर इज लोअर। तो ये दोनों क्या होते हैं? क्या ये वही रेट्स है, इंडिया का 30% और फॉरेन का 20%, या फिर कोई और टैक्स की कैलकुलेशन है? थोड़ी सी टैक्स की कैलकुलेशन है, अलग तरीके से रेट निकाला जाएगा। वो क्या होगा, इंडियन रेट ऑफ टैक्स और फॉरेन रेट ऑफ टैक्स, अभी देखते हैं। देखिए, इंडियन रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है सेक्शन नंबर 91 में। सेक्शन नंबर 91 क्या कहता है? आपको इंडियन रेट ऑफ टैक्स चाहिए ना, आप इंडियन इनकम टैक्स निकाल लो। जिस तरीके से आप स्लैब का बेनिफिट ले लेके इंडियन आप टैक्स देते हो ना, आप वैसे ही लो। बट आप डिडक्शन लेते समय ना एक बात याद रखना, रिलीफ ऑफ डिडक्शन ऑफ रिलीफ अंडर दिस प्रोविजन, आप इस प्रोविजन सेक्शन 91 की रिलीफ भी ले लेना। सेक्शन नंबर 91 की, यानी कि यूनिलैटरल रिलीफ जो भी होगी, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है यूनिलैटरल रिलीफ, तो आप वो ले लेना। इनकम टैक्स कैलकुलेट करना, मान लीजिए आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, लेट सपोज आपने आपने इनकम थी आपकी 90 लैक्स नॉर्मल, आपने डिडक्शन, आपका टोटल टैक्स बना, मैं एट अ नॉर्मल सिचुएशन में फ्लैट रेट ऑफ 30% ले रहा हूँ, 90 लैक्स का 30% कितना हुआ? 27 लैक्स। 90% का 30% 27 लैक्स। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, टैक्स एट द रेट ऑफ 30% था नॉर्मल। अब इसमें ये मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन गई। अब इसमें सेक्शन नंबर 91 की अगर रिलीफ कुछ बन रही है, मान लीजिए 7 लैक्स की मेरी रिलीफ बन रही है, तो मैं वो भी ले लूंगा। मेरा 20 लैक्स की ये टैक्स लाइबिलिटी बनी, इसको मैं कहूंगा इंडियन रेट ऑफ टैक्स, जिसमें मैंने सारी डिडक्शंस ले ली। ये टोटल टैक्स, ये मेरी टोटल इनकम थी, सपोज ये मेरी टोटल इनकम थी आफ्टर डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6 से, मैंने सारी डिडक्शंस ले ली थी 90 लैक्स, 30% का मैंने टैक्स स्लैब लगाया 27 लैक्स, उसमें से सेक्शन 91 की मैंने रिलीफ ले ली। सेक्शन 91 किधर लगता है, एक बार रिकॉल करते हैं, सेक्शन नंबर 91 किधर लगता है? जहां पर डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, और एक होता है बायलैटरल रिलीफ जहां पर डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब सपोज एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए इंडिविजुअल ए इंडिया का, वो यूएसए के साथ, यूएसए की जगह हम लेते हैं कंट्री बी, और एक है कंट्री सी। कंट्री बी के साथ डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट करता है, कंट्री सी के साथ डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। ये मिस्टर ए जो है वो यहाँ से भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और यहाँ भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जहां पर डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट करता है वहां पर मैं कहूंगा बायलैटरल ट्रीटी है, उसी के ऊपर बायलैटरल रिलीफ मिल जाएगा। पर जहां पर डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, मैं वहां क्या कहूंगा, ये यूनिलैटरल रिलीफ है। सेक्शन नंबर सेक्शन 91 के अकॉर्डिंगली, और ये सेक्शन नंबर 90 या 90 ए के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऑब्वियस नॉर्मल सिचुएशंस। अब मान लीजिए ये इंडिविजुअल ए है, दोनों कंट्रीज के साथ एग्जिस्ट करता है, दोनों कंट्रीज के साथ हमारी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट है, तो मैंने वहां पर डिडक्शन लेते समय मैंने क्या कहा, सेक्शन नंबर 91 की रिलीफ ले लेना। मैंने यहाँ पर क्या कहा आपसे कि सेक्शन नंबर आप 91 की रिलीफ लेना, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि सेक्शन नंबर 90 और 90 ए यानी कि बायलैटरल रिलीफ भी ले लेना, नहीं। आपको जब कंप्यूट करनी है दर की रेट, जब आप इंडियन रेट ऑफ टैक्स कंप्यूट करोगे, तब आपको उन्होंने कहा डिडक्शन रिलीफ अंडर दिस प्रोविजन, यानी कि सेक्शन 91 की तो रिलीफ लेना, बट बिफोर डिडक्शन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 90 एंड 90 ए। 90 और 90 ए की रिलीफ मत लेना, उससे पहले आप देखो आपकी टोटल इनकम क्या बनती है, आपका जो टैक्स बना, टोटल टैक्स जो बना अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। अभी हमने देखा इसके हिसाब से 20 लैक्स का हमारा टैक्स बन रहा था, ये जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी आफ्टर टेकिंग डिडक्शन ऑफ सेक्शन 91 बट बिफोर टेकिंग डिडक्शन ऑफ सेक्शन 90 एंड 90 ए, तो मैंने 20 लैक्स का टैक्स बना, 20 लैक्स का टैक्स बना मेरा अपॉन 90 लैक्स का इनकम।
20 lakhs का टैक्स ऑन 90 lakhs की इनकम, तो जो रेशियो आएगा दैट इज माई इंडियन रेट ऑफ टैक्स। जो टैक्स रेट आएगी मल्टीप्लाई बाय 100 करके जो टैक्स रेट आएगी दैट इज इंडियन रेट ऑफ टैक्स। ठीक है। देन एक सेकंड भी ऑप्शन था, सेकंड में हमारे पास चीज थी दैट इज द फॉरेन कंट्री का क्या टैक्स रेट है। फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट कैसे कंप्यूट करेंगे, ऑन द सेम लाइंस पर होगा, वहां देखेंगे इनकम टैक्स पेड इन दैट कंट्री आफ्टर डिडक्शंस ऑफ ऑल रिलीफ एक्सेप्ट रिलीफ अंडर द डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन वाली रिलीफ को छोड़ दें और बाकी सारी जो इस पे इनकम टैक्स दिया फॉरेन में जो टैक्स दिया या तो इनकम टैक्स के नाम से दिया हुआ या फिर सुपर टैक्स के नाम से दिया हुआ, जैसा भी टैक्स दिया आपने फॉरेन में आप उसको ले लीजिए, आफ्टर सारी डिडक्शंस ले लीजिए, बस डबल टैक्स की डिडक्शंस मत लेना, क्योंकि वो हम यहाँ पर आपको डिडक्शंस देंगे। तो वो रेट निकालते समय हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं इनकम टैक्स इंडिया में, हम वहाँ पर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं उस टैक्स की रिलीफ। तो हमने वहाँ पे मना कर दिया, फॉरेन टैक्स में हमने मना कर दिया कि आप रिलीफ मत लेना। यहाँ पर हम आपको सेक्शन 91 की रिलीफ आपकी टोटल इनकम से दे रहे हैं। देन टोटल इनकम असेस्ड इन दैट कंट्री, उस कंट्री के हिसाब से क्या आपकी टोटल इनकम थी, सीधी बात उस कंट्री के हिसाब से क्या टोटल आपका टैक्स जा रहा था बिफोर टेकिंग डिडक्शंस ऑफ डबल टैक्सेशन, एंड उस कंट्री के हिसाब से आपकी टोटल इनकम क्या थी। नॉर्मल अगर सेंस में देखूं तो टैक्स बाय इनकम इज द रेट, रेट क्या आ रहा है, टैक्स बाय इनकम इज द रेट। तो मेरा रेट ऑफ टैक्स ऑफ फॉरेन कंट्री क्या हो गया, रेट ऑफ टैक्स ऑफ फॉरेन कंट्री क्या हो गया, इनकम टैक्स पेड इन दैट कंट्री बिफोर टेकिंग एनी डिडक्शंस ऑफ डबल टैक्सेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम असेस्ड इन दैट कंट्री। और अपने इंडिया का क्या था, इनकम टैक्स पेड बिफोर टेकिंग डिडक्शंस ऑफ सेक्शन 90 और 98 बट आफ्टर टेकिंग डिडक्शंस ऑफ सेक्शन नंबर 91 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ये दोनों चीजें समझ आई आपको। देन ये तो था रेसिडेंट के बेसिस पर, रेसिडेंट को किस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। नाउ एक और सिचुएशन, अगर नॉन रेसिडेंट हो तो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है बट उसने हमारे यहाँ से इनकम कमाई है, वहां पर रेसिडेंट बेस पर तो टैक्सेशन हो गए, यहाँ पर इनकम कमाई है तो हम यहाँ पर भी रिलीफ दे सकते हैं क्या उसे। एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स लग रहा है, यहाँ का रेसिडेंट नहीं है तो क्या होगा, पर टैक्स तो 2 बार लग रहा है ना। तो इनकम टैक्स इंडिया एक और इनको ऑप्शन देता है कि आप अगर नॉन रेसिडेंट है तो आपके ऊपर मैं कुछ इनकम पर आपको टैक्स फ्री करता हूँ। कुछ इनकम, कौन सी इनकम है, क्या कंडीशन होंगी उन इनकम की, वही हम बता रहे हैं इसमें। आप देखिए सबसे पहली कंडीशन इस रिलीफ को लेने के लिए, यूनिलैटरल रिलीफ को लेने के लिए नॉन रेसिडेंट के लिए क्या है, आप एक नॉन रेसिडेंट पर्सन होने चाहिए। क्या है, आप नॉन रेसिडेंट होने चाहिए, ऑब्वियस सा रीजन है। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, टैक्स पे किया हो। जब तक टैक्स पेड ही नहीं है, मैं आपसे कहूँ आपने टैक्स पे नहीं किया उसके फिर मैं रिलीफ कैसे दे दूँ। आपने अगर टैक्स पे कर दिया हो तभी तो मैं आपको रिलीफ दूंगा कि हाँ आपने टैक्स पे कर दिया, वो आप 2 बार टैक्स नहीं दे पाएंगे। अगर आपने टैक्स वहां पर पे कर दिया है, मान लीजिए अमेरिका में, तो मैं आपको यहाँ पर रिलीफ दे सकता हूँ। अगर आप टैक्स पे ही ना करते तो मैं रिलीफ क्यों देता, क्योंकि फिर तो डबल टैक्सेशन हुआ ही नहीं ना, आपने वहाँ टैक्स ही नहीं पे किया तो मैं यहाँ पर टैक्स लूंगा। तो सेकंड कंडीशन इज द, आपको ये फर्निश करना है कि प्रूफ ऑफ टैक्स पेड, आपने टैक्सेस वहां पर पे कर दिए, आपको इसका प्रूफ आपको हमें देना है, वेदर बाय वे ऑफ डिडक्शन और अदरवाइज, यानी कि टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कैसा भी टैक्स हो, अंडर द लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। कोई भी लॉ जैसे कि इन सच इनकम के इनकम टैक्स है, ठीक है। देन थर्ड, ये कंडीशन बी एंड कंडीशन सी इज अ क्रिटिकल कंडीशंस। इसमें क्या कहा गया है, इफ he is assessed on his share in the income of a registered firm assessed as a resident in India. Suppose, let us take an example. Mr. A is a non-resident India. इंडिया के रेसिडेंट ही नहीं है, यूएसए में वो रहते हैं, यूएसए के वो रेसिडेंट हैं, ठीक है। बट इन्होंने ए ने क्या किया, शेयर्स ले रखे हैं कुछ इंडियन कंपनी में, इंडियन जो रेसिडेंट कंपनी है उससे उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं। अब क्या हुआ, इस शेयर्स का जो प्रॉफिट है मिस्टर ए को दिया हमारी इंडियन कंपनी ने, प्रॉफिट्स इन द सेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कंपनी ने दिया। अब देखिए, अब एक और सिचुएशन समझिए कि इंडियन कंपनी जो है वो पैसा कहाँ से कमा रही है, इंडिया से कमा रही है, बाहर से कमा रही है, या फिर दोनों से कमा रही है। सिचुएशन तीनों हो सकती हैं, मैं मान के चल रहा हूँ दोनों से कमा रही है।
अगर मेरे को यूनिलैटरल रिलीफ देना है तो मुझे इसमें ये दिखाना पड़ेगा जो इंडियन इनकम है ना, जो इंडिया कंपनी है वो आउटसाइड इंडिया से भी अपनी इनकम कर रही है, और जो शेयर इन्होंने वो डिविडेंड का जो शेयर दिया है ना, उसमें भी कुछ पार्ट, सच शेयर का जो प्रोपोर्शनेट पार्ट है, अगर हम प्रोपोर्शनेट पार्ट जो है उस पार्ट में अदर इनकम आउटसाइड इंडिया अदर इनकम वो इंक्लूडेड है। इसको अगर मैं उससे समझाएं, और जैसे कि देखिए यूएसए की एक यूएसए में मिस्टर ए है, इंडिया में एक कंपनी है इंडियन कंपनी, ये यूएसए से अर्न करती है $100, ठीक है, अर्न किया। मिस्टर ए है, इन्होंने शेयर्स भी परचेज किए हुए हैं इस कंट्री में, इस कंपनी में, इंडियन कंट्री में उन्होंने इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। अब इंडियन कंपनी इन्हें उस $100 पे से कुछ शेयर दे रही है, मान लीजिए वो डिविडेंड के तौर पर उसको दे रही है $5। अब ये $5 इंक्लूड करती है वो $100 ही, मतलब $100 में से ही हमने वो $5 दिए। $100 हमने कमाए कहाँ से? फॉरेन कंपनी से, फॉरेन कंट्री से। तो देखिए अराइज कहाँ हुआ? पैसा अराइज हुआ फॉरेन में, और मैंने उसका जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी कैसा है? फॉरेन इनकम है। बट मिला कहाँ से है? इंडिया से मिला है। मिस्टर ए को पैसा मिला कहाँ से? इंडिया से मिला ना। तो सेम सिचुएशंस पर लिखी हुई है बात। If he is assessed on his share in the income of the registered firm assessed as a resident in India, अगर कोई फर्म जो रेसिडेंट है इंडिया की, उसने कोई शेयर इसको दिया, मिस्टर ए को अगर कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स देती है और वो शेयर ऑफ प्रॉफिट पर उसको यूएसए में टैक्स देना पड़ रहा है। अगर मिस्टर ए को इस सिचुएशन में, हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए को यूएसए में $5 पर अगर टैक्स देना पड़ रहा है ना, तो ये डबल टैक्सेशन हो रहा है। कैसे? यूएसए में $5 पर इनकम या $5 पर टैक्स लग रहा है ऑन ए, और इंडियन कंपनी पर $100 पर टैक्स लग रहा है, क्योंकि इंडियन रेसिडेंट कंपनी है और रेसिडेंट कंपनी पर तो ग्लोबल इनकम टैक्स होती है। तो यहाँ पर $100 का टैक्स लग रहा है, यहाँ पर $5 का टैक्स लग रहा है, और जो $100 है वो इंक्लूड करते हैं $5 को, यानी कि $5 पर दोबारा डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो रिलीफ कौन देगा? इंडिया रिलीफ देगी। अब ये हो गए 3 कंडीशंस। पहली कंडीशंस क्या थी? आप नॉन रेसिडेंट होने चाहिए, आपका टैक्स पेड होना चाहिए दूसरी कंट्री में। तीसरा, अगर आप नॉन रेसिडेंट है और आपको इंडिया से, इंडियन कंपनी से, इंडियन रेसिडेंट कंपनी से अगर आपको शेयर मिलता है, कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलते हैं, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके यूएसए में भी टैक्सेबल होते हैं, आपकी फॉरेन कंट्री में भी टैक्सेबल हो रहे हैं, और इंडिया भी उसको रेसिडेंट बेस पर टैक्स कर रहा है इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, तो हम आपको रिलीफ दे देंगे। थर्ड सिचुएशन क्या है? सच शेयर्स इंक्लूड एनी इनकम अक्रूइंग और अराइज आउटसाइड इंडिया। मैंने कहा कि वही जो $5 उन्हें मिला ना, वो कहाँ से होना चाहिए? उस शेयर में, उसमें भी $5 में आउटसाइड इंडिया वाली इनकम होनी चाहिए, प्रपोर्शनेट हो, कैसी भी हो। अगर वो आउटसाइड इंडिया वाली इनकम ट्रांसफर कर रहा है, $5 इंक्लूड करता है प्रपोर्शनेट ऑफ आउटसाइड इंडिया फॉरेन इनकम, तो हम आपको रिलीफ देंगे। अगर मान लीजिए इनकम उसने कमाई नहीं, इनकम उसने कमाई $100, और जिस पैसे की उसको प्रपोर्शन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको जितने भी इंडिया से जितना भी उसने पैसा अर्न किया, आप उसी के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जो उसको डिविडेंड मिला वो कुछ फॉरेन इनकम पर तो नहीं मिला, तो इंडिया फॉरेन इनकम पर उसको क्रेडिट नहीं देगी। बट अगर फॉरेन इनकम हमने कमाई और उसी पर हम उसको डिविडेंड दे रहे हैं, उसी फॉरेन इनकम का अगर हम उसको डिविडेंड दे रहे हैं, तो हम उसको फोर्थ कंडीशन में लेकर आएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहले हम शेयर दे रहे हैं। जो हमारी बी वाली कंडीशन है वो क्या है? हमारी रेसिडेंट फर्म शेयर दे रही है टू द नॉन रेसिडेंट। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? जो शेयर दे रहे हैं ना, उसमें प्रपोर्शनेट पार्ट होना चाहिए जो आपने इनकम अर्न करी है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। डीम टू अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया नहीं चलेगी। जो हम मान रहे हैं कि वो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया हुई है, वो हम नहीं मानेंगे। हमारी क्या है? आपने बाहर से इनकम कमाया हो, हम उसको डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, तो हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। Such shares include any income accruing or arise outside India and not being an income deemed to accrue or arise in India, Section 9 के accordingly, in a country with which DTAA does not exist, जिसके साथ DTAA एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम वहाँ पर जाके हम देंगे कोई भी रिलीफ, या फिर कोई भी शेयर्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रॉम द
इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, हम उसके ऊपर रिलीफ देंगे। समझ आई इतनी बात? रिलीफ कैसे दोगे? सेम रेट, अगर रेट चेंज है तो आप लोअर ले लोगे इंडियन रेट ऑफ टैक्स का, फॉरेन कंट्री का, अगर सेम रेट्स है तो जो इंडियन रेट ऑफ टैक्स है। बट बताओ, नॉन रेसिडेंट वाला ये प्रोविजन एप्लीकेबल प्रैक्टिकली नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो शेयर आपको मिल रहा होता है ना, जिस कंट्री का, जैसे मान लीजिए इंडिया में एक फर्म है, इंडियन फर्म है, सपोज एक इंडियन फर्म है, इंडिया में ये फर्म है, ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट कमाया, मान इसको रुपीज में लेते हैं, ₹100, ₹100 का इंडियन फर्म ने प्रॉफिट कमाया। इंडियन फर्म इस पूरे ₹100 पर टैक्स दे देगी टू द गवर्नमेंट। अब यही इंडियन गवर्नमेंट अगर यही ₹100 अगर मेरे शेयर होल्डर, मिस्टर शेयर होल्डर कौन है हमारे, मिस्टर ए को ₹100 में से मान लीजिए फाइव रुपीज दे रही है, गवर्नमेंट क्या दे रही है, ₹5 दे रही है 100 में से, सॉरी फर्म जो है 100 रुपये में से ₹5 दे रही है। तो देखिए फर्म ने 100 रुपये तो यहाँ पर टैक्स दे दिया, 100 रुपये पर तो यहाँ पर टैक्स दे दिया। अब क्या मिस्टर ए पर भी दोबारा टैक्स ले लेगी 5 रुपये पर? पहले तो यही होता था, पर सेक्शन नंबर 10(2)(a) ऑफ इनकम टैक्स ये एग्जम्प्ट करता है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के हाथ में, अगर आपने कोई भी इनकम आपने शेयर होल्डर्स को दी है, अगर आपने अपनी इनकम शेयर होल्डर्स को दी है एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अगर शेयर होल्डर कोई विड्रॉ करता है अपना प्रॉफिट या फिर उसको प्रॉफिट शेयर मिलता है, तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट उसको मना करता है कि आपके हाथ में एग्जम्प्ट है, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है। क्यों? क्योंकि उस इनकम पर कंपनी टैक्स दे चुकी है, कंपनी टैक्स दे चुकी है, इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं, आपके हाथ में ये एग्जाम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप दिखाएंगे जरूर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे को यहाँ से ये प्रॉफिट मिला था, और इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट मिला ये सेक्शन नंबर 10(2)(a) में एग्जाम है। आप ये इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे इनकम टैक्स रिटर्न में कि ये मेरे को मिला था, मैं इसको एग्जाम कर रहा हूँ, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, पर आपको शो करना पड़ेगा, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट मिला था। नेक्स्ट सिचुएशन, अब हमारी बात है कैलकुलेशंस कैसे होगी। यहां तक हमारा लॉ खत्म होता है, सिर्फ एक स्पेशल प्रोविजंस बचता है फ्रॉम पाकिस्तान। पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोविजन की कैलकुलेशंस कैसे होंगे, हम रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिलीफ देखिए कैसे कैलकुलेट होती है। अगर मैंने कमाया इनकम फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम इंडिया मान लीजिए मैंने कमाई 20 लाख रुपीज, ओके, 20 लाख रुपीज मैंने इनकम कमाई, और इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री मैंने कितनी कमाई, मान लीजिए ₹10 लाख, ठीक है। टोटल इनकम मेरी कितनी हो गई, 30 लाख, मैं मान रहा हूँ सिर्फ टोटल इनकम। टैक्स रेट इंडिया में क्या है, सपोज टैक्स रेट इंडिया में है 30%। टैक्स रेट फॉरेन में क्या है, 20%। ये एक सिचुएशन है। हमारे पास इंडिया से कितना कमाया है 20 लाख, फॉरेन से कितना कमाया है 10 लाख, टोटल इनकम हो गई हमारी 30 लाख। इंडिया में टैक्स कितना लग रहा है 10%, 30% की रेट है, और फॉरेन में टैक्स कितना लग रहा है 20% की रेट है। और ये रेट क्या है, इंडियन रेट ऑफ टैक्स और फॉरेन रेट ऑफ टैक्स, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करना सीखा, ये वो वाली रेट्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे टैक्स इन इंडिया, इंडिया में कितना टैक्स लगेगा। देखिए इंडिया में टैक्स कैसे पर लगेगा, अगर इंडियन इनकम रहे तो टोटल टैक्स, टोटल इनकम पर टैक्स लेते हैं ऑन द रेसिडेंस बेसिस, तो लेगी 30 लाख पर। इंडिया का रेट क्या है 30%, यानी कितना ले लिया उसने 9 लाख का टैक्स ले लिया। अब कहता है टैक्स इन इंडिया, जो फॉरेन से कमाया हुआ मेरा पैसा है, यानी कि फॉरेन इनकम पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है। फॉरेन इनकम हमारी कितनी है 10 लाख, उस पर फॉरेन टैक्स कितना लग रहा है 20%, यानी कि कितना हो गया, सॉरी सॉरी इंडिया, हम टैक्स इन इंडिया मांग रहे हैं ना, टैक्स इन इंडिया, ये इंडिया है, टैक्स इन इंडिया ऑन फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम पर टैक्स कितना लगा 30% इज इक्वल टू 3 लाख। अब फॉरेन कंट्री किस पर टैक्स लेगी,
फॉरेन इनकम पर टैक्स इन फॉरेन कंट्री ऑन फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम कितनी है हमारी 10 लैक्स और रेट क्या है 20% यानी कि 2 लैक्स। अब देखिए फॉरेन इनकम पर इंडिया कितना टैक्स ले रहा था 3 लैक्स। फॉरेन इनकम पर फॉरेन कंट्री ने कितना टैक्स लिया 2 लैक्स, यानी कि रिलीफ कितने का देंगे हम, विच एवर इज लोअर 2 लैक्स का हमने इसको क्या दे दिया रिलीफ। हमने कहा ये लो रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अब देखिए इंडिया टोटल टैक्स कितना लगा रहा था 9 लैक्स का, टोटल इनकम पर टैक्स कितना लगा रहा था 9 लैक्स का, उसने 2 लैक्स की रिलीफ दे दी, तो 7 लैक्स का इंडिया बाद में आपसे इनकम टैक्स दे देगा। इनकम टैक्स आफ्टर रिलीफ अंडर सेक्शन 91, इनकम टैक्स इतना लगेगा आपका 7 लैक्स। ये आपकी नॉर्मल और एक इजी कैलकुलेशन है, आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। आप जो रेट्स लोगे जो फॉरेन कंट्री का और इंडियन कंट्री का जो रेट्स अप्लाई करोगे वो आप उसका फॉरेन इनकम पर अप्लाई करोगे, इंडियन इनकम पर अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि जो डबल टैक्सेशन हो रहा है वो हो फॉरेन इनकम पर रहा है। इंडियन इनकम पर डबल टैक्सेशन तो होगा ही नहीं नॉर्मल सिचुएशन पर, तो आपको इस तरीके से डील करना पड़ेगा। एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है उसको एक बार देख लेते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई वर्सेस पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल। इसका देखिए केस लॉ क्या है। ये कहता है दिस रिलीफ इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पेमेंट ऑल्सो बीइंग मेड इन द प्रीवियस ईयर। ये क्या कहता है, अगर मेरे कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे ये केस जो था वो केस हुआ था कुवैत में, जो पेट्रोलियम इंडिया है उसका ये केस था 1996 और 1997 का, फाइनेंशियल ईयर था आपका 1996-97 का, या फिर आप इसको मान लीजिए असेसमेंट ईयर था, ठीक है। अब क्या हुआ, कुवैत एंड इंडिया दोनों के पास DTAA नहीं था उस पॉइंट पर, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने यूनिलैटरल रिलीफ इंडिया देना चाह रहा था। इन्होंने जो थी पेट्रोलियम, इन्होंने यूनिलैटरल रिलीफ ले ली। यूनिलैटरल रिलीफ लेकर उन्होंने टैक्स में जो सेक्शन 91 की रिलीफ थी वो लेकर उन्होंने टैक्स जो था वो पे कर दिया, जितना भी टैक्स बन रहा था उन्होंने पे कर दिया। बट जब इनकी स्क्रूटनी असेसमेंट हुई, जब इनका केस ओपन हुआ, इनका जब केस असेसमेंट में गया, तब जो असेसिंग ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर जो था, उन्होंने इस रिलीफ को डिनाई कर दिया। उन्होंने इस रिलीफ को डिनाई कर दिया। अब जब ये कोर्ट हाई कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जब ये केस आगे बढ़े, ये केस कहाँ का है, ये केस है आपका बॉम्बे का, टैक्समैन बॉम्बे का, यानी कि हाई कोर्ट तक ये केस गया। हाई कोर्ट में ये केस जाने के बाद क्या हुआ है, CIT का एक केस हाई कोर्ट में गया, CIT वर्सेस पेट्रोलियम वाला, और इसमें जो था उसको पेट्रोलियम को बेनिफिट दे दिया गया यूनिलैटरल रिलीफ का। क्यों दिया गया, उन्होंने एक रूलिंग दी। उन्होंने इस रूलिंग में बोला, पहले आपको ये समझना है कि AO ने डिनाई क्यों किया। AO ने डिनाई इसलिए कर दिया उस रिलीफ को क्योंकि उन्होंने जो टैक्स पेड जो था उसमें बोला था कि आप, AO ने ये बोला कि इन्होंने जो टैक्स पे नहीं किया अभी तक, टैक्स लग रहा था आपकी इनकम पर, वो बात ठीक है, पर आपने टैक्स अभी तक पे नहीं किया, और जब तक आप टैक्स पे नहीं करोगे तो मैं रिलीफ नहीं दूंगा आपको। AO ने ये बोलकर जो रिलीफ था यूनिलैटरल रिलीफ उसको डिनाई कर दिया था। बट जब ये केस आगे पहुंचा, हायर कोर्ट्स में पहुंचा जब ये केस, तो हायर कोर्ट्स ने ये डिसीजन दिया कि ये जो रिलीफ है, यूनिलैटरल रिलीफ जो है सेक्शन नंबर 91 में, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी आपने टैक्स दिया है कि नहीं दिया है, आपने प्रीवियस ईयर में टैक्स पे किया है कि नहीं पे किया है, इसके ऊपर रिलीफ डिपेंडेंट नहीं होती। अगर आपने पे नहीं भी किया 1996 और 1997 में, तो भी आपको यहाँ पर इंडिया में रिलीफ मिलेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिलैटरल रिलीफ यही था। तो उन्होंने यह लिखा, ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 91(1) is to give relief from the taxation in India to the extent taxes has been paid abroad for the relevant previous year. This relief is not dependent upon the payment being also being made in the previous year. ये जरूरी नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर में पे किया हुआ, आपने मान लीजिए आने वाले साल में अगर वो पे कर दिया तो भी कोई बात नहीं है, रिलीफ हम आपको अभी से देते रहे, क्योंकि उधर आपको पे करना ही है।
हम ये मान के चल रहे हैं आपको वहां पर पे करना ही, आपने पे नहीं किया, वो वहाँ की कंपनीज, वहाँ की कंट्रीज आपके साथ डील करेंगी, वो आपके साथ असेसमेंट्स करेंगी, बट हम यहाँ पर आपको आज रिलीफ दे देंगे। ये मैटर डिसाइड किया था CIT वर्सेस पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल केस में। नाउ एक लास्ट टॉपिक है हमारा, पाकिस्तान को क्या स्पेसिफिक रिलीफ दिया हुआ, क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस है। ये प्रोविजन जो पाकिस्तान के हैं ये बहुत स्टार्टिंग में बने थे और ये मेनली ऑन द टैक्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम के लिए दिया गया है। पढ़ते हैं एक बार। If any person is a resident of India and his income accrued or arose in the previous year in Pakistan, tax payable to the government under any law for the time being in force in that country relating to the taxation of एग्रीकल्चरल इनकम। इसमें कोई और इनकम इंक्लूड नहीं करी इन्होंने, पाकिस्तान को स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल इनकम पर लिया है। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन फॉर इंडियन इनकम टैक्स पेबल बाय हिम। क्या होगा? टैक्स पेड बाय हिम इन पाकिस्तान, और इंडियन रेट ऑफ टैक्स जो हमने कैलकुलेट करना ऊपर सीखा था। टैक्स पेड, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है पाकिस्तान से, तो आपने टैक्स पे पाकिस्तान में किया होगा, ठीक है। हम आपको उसका रिलीफ यहाँ दे रहे हैं। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये रिलीफ दिया गया था कि टैक्स पेड इन पाकिस्तान और इंडियन रेट ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस, हम उसका आपको क्या दे देंगे? रिलीफ दे देंगे। कि मान लीजिए टैक्स पेड इन पाकिस्तान था 30 लैक्स ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम, इंडियन इनकम पर मान लीजिए उस समय पर टैक्स लग रहा था 10 लैक्स, तो 10 लैक्स से हम आपको प्रॉपर रिलीफ दे देते। इन अपोजिट सिचुएशन, वहां पर लग रहा था 20 लैक्स, यहाँ पर लग रहा था 40 लैक्स, तो हम आपको 20 लैक्स का रिलीफ देते, ऊपर का 20 लैक्स आपको हमें अभी पे करना पड़ता। तो ये रिलीफ एक स्पेसिफिक प्रोविजंस दिया था कि फॉर पाकिस्तान ऑन द टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। दिस इज ऑल अबाउट यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ यानी कि सेक्शन नंबर 91 इतनी ही बात करता है। मैं एक शॉर्ट में उसको कंप्राइज करूं तो ये है, यूनिलैटरल रिलीफ किसको मिलता है? जिसके साथ DTAA एग्जिस्ट नहीं करता हो। यूनिलैटरल रिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस मिलता है। रेसिडेंशियल स्टेटस के रिलीफ पर कैसे मिलेगा? अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपको 3 कंडीशन फुलफिल करनी है। फर्स्ट, यू मस्ट बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, आपने DTAA एग्जिस्ट नहीं करता हो। एंड थर्ड कंडीशन वाज आपकी जो इनकम है वो अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई हो। डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानी गई हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। देन आपका क्या है? रेट्स डिफरेंट है तो लोअर रेट पर लगता है। अगर दोनों कंट्री का सेम है तो इंडियन रेट ऑफ टैक्स पर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। इंडियन रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं? आप इंडियन इनकम के हिसाब से सारे टैक्स निकालिए, इंडियन इनकम टैक्स निकालिए, रिलीफ ले लीजिए सेक्शन नंबर 91 के ऊपर। सेक्शन नंबर 90 और 98 के रिलीफ मत लेना, डिवाइड बाय कर देना टोटल इनकम से। अगर ये फॉरेन इनकम की अगर मैं निकालूँ कि फॉरेन रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ टोटल इनकम टैक्स, आपने जो इनकम टैक्स दिया या फिर सुपरा टैक्स जो भी उसका बोला जाता है, उसको आपने कंप्यूट किया, पर वहां पर कोई भी डब्ल्यू टैक्स इनकम पर आप रिलीफ मत देना, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम जो असेस की गई वहां पर फॉरेन कंट्री में। आप वो निकालोगे, जो रेट निकलेगा वो हम कहेंगे रेट असेस्ड इन द फॉरेन कंट्री। अगर कोई असेसी नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए क्या होगा, क्या कंडीशन है? नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, टैक्स पे करने का प्रूफ होना चाहिए। थर्ड, आप यहाँ से इनकम ले रहे हो, आप यहाँ की जो कंट्री है, यहाँ इंडियन जो कंट्री है, यहाँ से आप शेयर्स जो है विड्रॉ कर रहे हो या फिर शेयर्स आपको उसकी अर्निंग का शेयर मिल रहा हो, और वो शेयर में फोर्थ कंडीशन इज दैट जो आपको शेयर मिला, जो प्रोपोर्शनल शेयर मिला, उसमें इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया का पार्ट होना चाहिए, तभी हम आपको यहाँ पर रिलीफ देंगे। सेम रेट क्या होगी? लोअर रेट होगी अगर डिफरेंट है, अगर सेम है तो सेम रेट। हालांकि प्रैक्टिकली ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता बिकॉज ऑफ द रिलीफ अंडर सेक्शन 10(2)(a) जो हमने एग्जाम किया हुआ है। सेक्शन 10 इज द एग्जाम्पशन सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसमें सारे एग्जाम्पशंस लिखे हुए हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या कहता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट कहता है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पेमेंट। आपने पेमेंट भले ही आने वाले सालों में किया हो, बट आपको रिलीफ आज हम दे देंगे। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आपने पे 1 साल बाद किया, 2 साल बाद किया, 3 साल बाद किया। अगर आपके ऊपर किसी भी इनकम पर डबल टैक्सेशन लग रहा हो, यू आर कवर्ड अंडर द सेक्शन 91, तो हम आपको रिलीफ देते हैं। स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ फॉर पाकिस्तान बनाता ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपने पाकिस्तान से कमाई हो तो हम आपको रिलीफ देंगे। रिलीफ क्या देंगे? टैक्स पेड इन पाकिस्तान और इंडियन रेट ऑफ टैक्स विच एवर इज लो। यही आपका टॉपिक था यूनिलैटरल रिलीफ। इस टॉपिक के साथ आपका एक इसमें हम बिफोर स्टार्टिंग द DTAAs और उनके आर्टिकल्स बायलैटरल ट्रीटी को उठाने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट।
नेक्स्ट सेशन में हम उस फॉरेन टैक्स क्रेडिट को कवर करेंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कैसे उसकी कैलकुलेशंस होते हैं, किस तरीके से रिलीफ मिलता है। इसी के साथ आपका एक यूनिट खत्म हो जाएगी यूनिलैटरल रिलीफ के साथ। देन हम मूव करेंगे द बायलैटरल ट्रीटीज के अंदर, और बायलैटरल ट्रीटीज में हम आर्टिकल 1 टू जितने भी आर्टिकल्स हैं हम आगे तक जाएंगे, 30, 31, 32 उतने सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। देन हम अगेन इनकम टैक्स एक्ट पर आएंगे कि इनकम टैक्स एक्ट आगे और क्या कहता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व यू आउट। थैंक यू वेरी मच।